देशी घी की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। पूर्णिमा पसीने को पोंछते हुए रसोई से निकलकर बैठक में आकर बैठी ही थी, तभी उनके पति ने पूछा, क्या बात है पूर्णी, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही हो। काम खत्म हो गया या कुछ और बनाने वाली हो? सब खत्म हुआ समझो, थोड़ी सी कचौरी और बनानी है बस, उन्हें भी बना लूं। पूर्णिमा ने कहा, मुझे एक कप चाय मिलेगी? बेटा, वह बहू के आने की खुशी में तुम तो मुझे भूल ही गई। प्रोफेसर रमाकांत जी ने पत्नी पूर्णिमा को व्यंग्यात्मक लहजे में छेड़ा। मेरा मजाक उड़ाए बिना तुम्हें चैन कहाँ मिलेगा? हंसते हुए पूर्णिमा अंदर चाय बनाने चली गई। 65 साल के रमाकांत जी जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे। पत्नी पूर्णिमा उनसे 6 साल छोटी थी। उनका इकलौता बेटा भरत कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क में नौकरी कर लाखों कमा रहा था। भरत छुटपन से ही महत्वाकांक्षी व होशियार था। परिवार की सामान्य स्थिति को देख उसे एहसास हो गया था कि उसके अच्छा कमाने से ही परिवार की हालत सुधर सकती है। यह सोचकर वह हमेशा पढ़ाई में जुटा रहता था। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि 12वीं में अपने स्कूल में प्रथम और प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। रमाकांत जी की माली हालत कोई खास अच्छी न थी। भरत को कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए बैंक से लोन लिया था, पर किताबें, खाना पीना, दूसरे खर्चे इतने थे कि उन्हें और भी कई जगह से कर्जा लेना पड़ा। एक छोटा सा मकान था, उसे आखिरकार बेचकर किसी तरह कर्जे के भार से मुक्त हुए। भरत ने अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास कर ली। फिर जयपुर में ही 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद उसे कंपनी वालों ने न्यूयॉर्क भेज दिया। विदेश में बेटे को खाने पीने की तकलीफ न हो, यह सोचकर जल्दी से गरीब घर की लड़की देख बिना दान दहेज के साधारण ढंग से उसकी शादी कर दी। तुरंत शादी करने के कारण अब तक जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी, शादी में खर्च हो गई। बहू इंदु गरीब घर की थी। उसके पिता एक होटल में रसोइये का काम करते थे। इंदु सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ी थी और एक छोटी सी संस्था में नौकरी करती थी। उसकी 3 बहनें और भी थीं जो पढ़ रही थीं। रमाकांत जी व उनकी पत्नी की सिर्फ यही इच्छा थी कि एक गरीब लड़की का ही हमें उद्धार करना है। उन्हें दान दहेज की कोई इच्छा न थी। उन्होंने साधारण तरीके से शादी कर दी। शादी होते ही अगले हफ्ते दोनों न्यूयॉर्क चले गए। शुरू में फ़ोन से बेटा बहू बात करते थे, फिर महीने में, फिर 6 महीने में एक बार बात हो पाती। बेटी की आवाज़ सुनकर उसकी खैरियत जान उन्हें तसल्ली हो जाती। न्यूयॉर्क जाने के बाद भरत ने एक बार भी घर रुपये नहीं भेजे। पहले महीने पगार मिलते ही फ़ोन पर बोला, बाबूजी, यहाँ के घर फर्नीचर लेने आदि में बहुत खर्चा हो गया, यहाँ बिना कार के नहीं रह सकते, 1-2 महीने बाद ही आपको पैसे भेजूंगा। इस पर रमाकांत जी बोले, बेटा वही कर लो जो तुम्हारी ज़रूरत है, हम 2 जनों को थोड़े में ही गुजारा हो जाता है, हमारी फिक्र मत करो। उसके बाद भरत से पैसे की कोई बात हुई ही नहीं। रमाकांत व पूर्णिमा दोनों को ही इस बात का कोई गिला शिकवा भी नहीं था कि बेटे ने पैसे नहीं भेजे। बेटा खुश रहे, यही उन्हें चाहिए था। थोड़े में ही वे गुजारा कर लेते थे। 2 साल बाद बेटे ने जयपुर आऊँगा फ़ोन पर बताया तो पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना न रहा। पूर्णिमा से फ़ोन पर भरत अक्सर यह बात कहता, अम्मा, यह जगह बहुत अच्छी है, बड़ा घर है, बगीचा है, बर्तन मांजने व कपड़े धोने की मशीन है, आप और बाबूजी दोनों आकर हमारे साथ ही रहो। वहाँ क्या है? तुम्हारे बाबूजी ने यहाँ सेवानिवृत्ति होने के बाद जयपुर में एक अपना हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, जिसमें विदेशी और गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी सीखते हैं। उसे छोड़कर बाबूजी आएंगे? मुझे नहीं लगता। तुम जयपुर आओ तो इस बारे में सोचेंगे। अक्सर पूर्णिमा का यही जवाब होता था। बेटे के बार बार कहने पर पूर्णिमा के मन में बेटे के पास जाने की इच्छा जागृत हुई। अब वे हमेशा पति से इस बारे में कहने लगी कि 1 महीना तो कम से कम हम भी बेटे के पास न्यूयॉर्क जाना चाहिए। अब जब बेटे के आने का समाचार मिला, खुशी के चलते उनके हाथ पैर ही नहीं चलते थे। हमेशा एक ही बात मन में रहती, बेटा आकर कब ले जाएगा। भरत जिस दिन आने वाला था उस दिन उसे हवाई अड्डे आकर लाने के लिए पूर्णिमा की बहुत इच्छा थी, परंतु भरत ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, क्लियरेंस के होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम खुद ही आ जाएंगे। उसके ऐसा कहने के कारण पूर्णिमा उसका इंतजार करते घर के अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। सुबह से ही बिना खाए पीने दोनों का इंतजार करते करते शाम हो गई। शाम 4 बजे करीब भरत व बहू आए। आरती कर बच्चों को अंदर ले आए। पूर्णिमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा बहू और भी सुंदर दिखने लगे थे। रमाकांत जी बोले, सुबह से अम्मी तुम लोगों का इंतजार कर रही है, आओ बेटा पहले थोड़ा खाना खा लो। नहीं बाबूजी,
हम इंदु के घर से खाना खाकर आ रहे हैं। अम्मा, आप अपने हाथ से मुझे अदरक की चाय बना दो, वही बहुत है। तब दोनों का ध्यान गया कि उनके साथ में सामान वगैरह कुछ नहीं है। इंदु ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े के थैले को सास को दिए। उसमें से कुछ चॉकलेट, एक साड़ी ब्लाउज, कपड़े के टुकड़े थे। पूर्णिमा का दिल बुझ गया। बड़े चाव से बनाया गया खाना यूं ही ढका पड़ा था। चाय पीकर थोड़ी देर बाद भरत बोला, ठीक है बाबूजी, हम कल फिर आते हैं। हम इंदु के घर पर ही ठहरे हैं। 1 महीने की छुट्टी है, कहते हुए चलने के लिए खड़ा हुआ। भरत तो इंदु शब्दों में शहद घोलते हुए बोली, माँ जी, आपने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया, फिर भला कैसे ना खाएं? फिलहाल भूख नहीं है, पैक करके साथ ले जाती हूँ। और सास के बनाए हुए पकवानों को समेटकर बड़े अधिकार के साथ पैक कर दोनों मेहमानों की तरह घर से चले गए। रमाकांत जी और पूर्णिमा एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। रमाकांत जी पत्नी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करना चाहते थे, पर पूर्णिमा तो उनके जाते ही मन के टूटने से बड़बड़ाती रही। कितने लाड प्यार से पाला था बेटी को, क्या इसी दिन के लिए? ऐसा आया जैसे कोई बाहर का आदमी आकर आधा घंटा बैठकर चला जाता है, कहते हुए पूर्णिमा के आंसू बह निकले। रमाकांत जी पूर्णिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगे। दिल में भरे दर्द से उनकी आंखें गीली हो गई थीं, लेकिन अपना दर्द जबान से व्यक्त कर पूर्णिमा को और दुखी नहीं करना चाहते थे। रमाकांत जी ने पत्नी को कई तरह से आश्वासन देकर मुश्किल से खाना खिलाया। 2 दिन बाद भरत फिर आया। उस दिन पूर्णिमा जब उसके लिए चाय बनाने रसोई में गई, तब अकेले में बाबूजी से बोला, बाबूजी, इंदु को अपनी माँ को न्यूयॉर्क ले जाकर साथ रखने की इच्छा है। उसकी माँ ने छोटी उम्र से परिवार बच्चों में ही रहकर बड़े कष्ट पाए हैं, इसलिए अब हम उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। आप सब बातें अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अम्मा को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर इंदु को न्यूयॉर्क में अकेले रहने की आदत हो गई है। आप व अम्मा वहाँ हमेशा रह नहीं सकते। इंदु को अपनी प्राइवेसी चाहिए। अम्मा व इंदु साथ नहीं रह सकते। बाबूजी, आप वहाँ आए तो कहीं इंदु के साथ आप दोनों की नहीं बने, इसका मुझे डर है। इसलिए आप दोनों को मैं अपने साथ रखने में हिचक रहा हूँ। बाबूजी, आप मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ गए होंगे। भरत बोला। रमाकांत जी बोले, बेटा, मैं हर बात समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं। रही बात तुम्हारी माँ की, तो उसे कैसे समझाना है अच्छी तरह जानता हूँ। बोलते हुए आज रमाकांत जी को सारे रिश्ते बेमानी लग रहे थे। इसके बाद जिस दिन भरत और इंदु न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाले थे, उस दिन 5 मिनट के लिए विदा लेने आए। उस रात पूर्णिमा रमाकांत जी के कंधे से लग खूब रोई थी। क्यों जी, क्या हमें कोई हक नहीं अपने बेटे के साथ सुख के कुछ दिन बिताएं? बेटे से कुछ आशा रखना क्या माता पिता का अधिकार नहीं? क्या मैंने आपसे शादी करने के बाद किसी भी बात की इच्छा जाहिर की? परंतु अपने बेटे के विदेश जाने के बाद सिर्फ 1 महीना वहां जाकर रहूं, यही इच्छा थी, वह भी पूरी न हुई। पूर्णिमा रोते रोते बोलती जा रही थी और रमाकांत जी यही सोच अपने मन को तसल्ली दे रहे थे कि शायद उनके ही प्यार में, परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना भरत थोड़ा तो उनके बारे में सोचता, माँ के प्यार का कुछ तो प्रतिकार देता। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच इंदु ने भरत को बताया, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। अभी भरत कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि इंदु फिर बोली कि शायद इसीलिए कुछ दिनों से मुझे तरह तरह का खाना खाने की इच्छा हो रही थी। इधर मेरी अम्मा कहती हैं, मैं 1 महीना तुम्हारे पास रही, अब बहनों व पिता को छोड़कर और नहीं रह सकती। मुझे तो तरह तरह के व्यंजन बनाने नहीं आते, अब क्या किया जाए? तो हम एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं। भरत बोला, यहाँ राजस्थानी खाना बनाने वाली तो मिलेगी नहीं। तुम्हारी माँ को बुलाते हैं, प्रसव होने तक यहीं रहकर वे मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाएंगी। इंदु बोली, पिताजी 1 महीने के लिए तो आ सकते हैं। उन्होंने जो छोटा सा हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, वहाँ किसी दूसरे आदमी को रखकर। परंतु भरत को बीच में ही टोकते हुए इंदु ने कहा, पिताजी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? आपकी माँ ही आए तो वही ठीक है। तुम्ही ने तो कहा था कि हमें प्राइवेसी चाहिए, वे यहाँ आए तो ठीक नहीं रहेगा। अब वैसे भी उनसे किस मुँह से आने के लिए कहूँगा? वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को यहाँ आने की बहुत इच्छा है। आप फ़ोन करो उन्हें, मैं बात करती हूँ। इंदु की बातें भरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बोला, ठीक है, डॉक्टर ने एक अच्छी खबर दी है, चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, फिर इस समस्या का हल सोचेंगे। वे लोग एक रेस्टोरेंट पे गए। वहाँ थोड़ी भीड़ थी।
तो वे सामने के बगीचे में जाकर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। दूर से भरत को वे अपने बाबूजी जैसे लगे। अच्छी तरह देखा तो देखकर दंग रह गए। ये तो वही हैं बाबूजी, उसके मुंह से आवाज़ निकला। रमाकांत जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बारी तो वे भी हैरान रह गए। अरे भरत बेटा, तुम? बाबूजी आप यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बोले, देखो वहाँ अपना क्वार्टर है, आओ चले। रमाकांत जी आगे चले। पीछे वे दोनों बिना बोले उनके साथ चल दिए। घर का दरवाज़ा पूर्णिमा ने खोला। रमाकांत जी के पीछे खड़े भरत और इंदु को देखकर वह हैरान रह गई। फिर खुशी से भरत को गले से लगा लिया। दोनों की खुशी से स्वागत किया पूर्णिमा ने। जयपुर में तुम्हारे पिताजी ने जो केंद्र हिंदी सिखाने के लिए खोल रखा है, वहाँ इनके एक विदेशी शिष्य ने न्यूयॉर्क में ही हिंदी सिखाने के लिए इन्हें ऑफर दिया और हम लोगों को यहाँ ले आए। यह संस्था उसी शिष्य ने खोली है। सब सुविधाएं भी दी हैं। तुम्हारे बाबूजी ने वहाँ के केंद्र को अपने जयपुर के एक शिष्य को सौंप दिया। तुम्हारे बाबूजी ने भी कहा कि हमारा जयपुर में कौन है, यह काम कहीं से भी करो, ऐसा सोचकर हम यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारे बाबूजी को 1 लाख रुपये महीना मिलेगा। जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया पूर्णिमा ने। अम्मा, तुम्हारी बहू गर्भवती है, उसकी नई नई चीज़ें खाने की इच्छा होती है। अब उसकी माँ यहाँ नहीं आएगी। आप दोनों प्रसव तक हमारे साथ रहो तो अच्छा है। वह तो नहीं हो सकता बेटा। बाबूजी का यह केंद्र सुबह व शाम खुलेगा, उसके लिए यहाँ रहना ही सुविधाजनक होगा। अम्मा, बाबूजी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप तो हमारे साथ आइएगा ना? नहीं बेटा, उनकी उम्र हो चली है, इनको देखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। यही नहीं, मैं भी भारतीय व्यंजन बनाकर केंद्र के बच्चों को देती हूँ। इसका मुझे लाभ तो मिलता ही है, साथ में बच्चों के बीच में रहने से आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। चाहो तो तुम दोनों यहीं आकर रहो इस क्वार्टर में, तुम्हें जो चाहिए मैं बना दूंगी। भरत बोला, नहीं माँ, यहाँ का क्वार्टर छोटा है। भरत खींचने लगा, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी, यही ना? उसे मैं भूल गई। ठीक है बेटा, मैं रोज़ इसकी पसंद का खाना बना दूंगी, तुम आकर ले जाना। नहीं अम्मा, मेरा ऑफिस एक तरफ, मेरा घर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ यह केंद्र है, रोज़ रोज़ नहीं आ सकते। अम्मा, यह सब बहुत मुश्किल है। भरत, अब तक हम दोनों तुम्हारे लिए ही जिए, पेट काट कर रहकर तुम्हें बड़ा किया, अच्छी स्थिति में लाए, पर शादी के बाद तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। तुम्हें जो सहूलियत हो तुम वह करो। खाना तैयार है, अपने आप लेकर खा लो, मुझे आने में आधा घंटा लगेगा। कहकर पूर्णिमा एक दुकान की तरफ चली गई। माँ बाप के प्रेम को महसूस न कर पत्नी के स्वार्थीपन के आगे झुककर उनकी अवहेलना की भरत ने। अब प्रेम के लिए तड़पने वाले भरत को आराम कुर्सी में लेटे हुए पिताजी को आंख उठाकर देखने में भी शर्म आ रही थी। इंदु भी शर्मसार सी खड़ी थी। दोनों भारी मन के साथ घर से बाहर निकलने लगे। रमाकांत जी एक बारी भरत से कुछ कहने की चाह में उठे ही थे, लेकिन उनकी आंखों के आगे चलचित्र की तरह पुरानी सारी बातें तैरने लगी। पैर वहीं थम गए। भरत ने पीछे मुड़कर देखा, शायद बाबूजी अपना फैसला बदलकर उससे कुछ कहेंगे, लेकिन आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। इस सब के लिए कसूरवार भरत खुद था। भरत का गला रूंध गया। बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं रहा था। पहले शादी और फिर बाद में न्यूयॉर्क में ट्रांसफ़र लेते ही हम तुम्हारे लिए बेगाने हो गए, रमाकांत जी ने कहा। खून के रिश्ते से दुखी हुए हम तो क्या हुआ, हालात ने नए रिश्ते बना दिए। अब इस रिश्ते को हम नहीं छोड़ सकते, पर तुम जब चाहो तब आ सकते हो यहाँ। हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि तुमने तो हमें कभी नहीं समझा, लेकिन तुम हमेशा हमारे बेटे ही रहोगे और हम तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं बन सकते। रहा सवाल कि तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे क्वार्टर में रहने का, लेकिन भरत, मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारी माँ को न्यूयॉर्क में आकर रहने का बहुत मन था, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि हाँ माँ चलो हमारे साथ, और आज जब तुम्हें इसकी ज़रूरत है तब तुम इसे लेने आए हो। हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है, इसलिए हमें माफ़ कर दो। बाबूजी का यह जवाब सुनकर भरत वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।